साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर बी के लोधी जी से। डॉक्टर लोधी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। साथियों, इसके पहले मैं डॉक्टर लोधी जी से आपका परिचय कराऊं, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर लोधी जो है विमुक्त जनजातियों के ऊपर वो काम कर रहे हैं, विमुक्त जातियों के ऊपर वो काम कर रहे हैं लगातार। उनका इस पर रिसर्च है, उन्होंने पीएचडी भी किया है और बाकी और मुद्दों को लेकर के वो साहित्य में भी वो उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। आज उनसे हम डिटेल में बातचीत करेंगे उन्हीं के बारे में। तो डॉक्टर लोधी जी, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? जी, मैं उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, वहाँ के एक कस्बे का निवासी हूँ, गोहांड कहते हैं उसको। मेरी शुरुआत की पढ़ाई तो गांव में ही हुई थी, बाद में वो टाउन एरिया हुआ है गांव से। और इसके बाद मेरा जो एजुकेशन की शुरुआत हुई है आगे बढ़ के, वो मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था झांसी से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। और इसके बाद मैं जॉब में आया, गवर्नमेंट में जॉब में आने के बाद ही मेरी सारी पढ़ाई आगे की जारी रही। मैंने बीए इग्नू से किया सोशियोलॉजी मेजर से, और एमए सोशियोलॉजी से किया। और इसके बाद मैंने पीएचडी भी अपने सर्विस के दौरान ही की। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और विशेषकर पहले शुरुआत में जूनियर इंजीनियर के स्तर का जो मुझे पद मिला था, प्रमोशन के बाद मुझे इंजीनियर, और इंजीनियर के बाद मेरी रुचि को देखते हुए जो रिपोर्ट जाती है भारत सरकार को, उसके मद्देनज़र मुझे सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। और जब मैंने पीएचडी कर लिया तो भारत सरकार ने ये गठन किया था राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग। उसमें साक्षात्कार के लिए मैंने आवेदन किया था उस पद के लिए, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए। बहुत से अभ्यर्थी आए थे, लेकिन मेरे योग्यता और अनुभव को देखते हुए मेरा उसमें चयन हुआ, जिसे दाते कमीशन कहते हैं, उसमें मैं रहा हूँ। और एक एडिशनल मुझे चार्ज दिया गया था निदेशक शोध का, उसको भी मैंने पूरी तन्मयता से निभाने की कोशिश की, वो किया। और वहाँ से जब मेरा टेन्योर कार्यकाल पूरा हो गया तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मुझे सीनियर फेलोशिप, वरिष्ठ अध्यावृत्ति अवार्ड की। वो भी मैंने पूरा शोध है वो विमुक्त जनजातियों पे ही किया है। वो भी मेरी पुस्तक पब्लिश होके आ गई है और उसका विमोचन भी हो चुका है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, रिसर्च पेपर भी है। मेरी अभिरुचि स्वाभाविक रूप से विमुक्त जनजातियों पे ही है, जो अभी तक के सर्वाधिक वंचित समुदाय रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपसे और भी आगे की बातचीत शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि कौन कौन सी किताबें आई हैं, थोड़ा से किताबों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, एक पुस्तक तो मेरी जो अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से, जिसका विमोचन हुआ है, शायद दिख रही हो लेकिन उल्टी, तो ये पुस्तक है सोशियो हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ डेनोटिफाइड ट्राइब ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो मेरी अपनी खुद की जाति है, जो विमुक्त जनजाति में है, क्रिमिनल ट्राइब रही हैं ये अंग्रेजों की नज़र में, जिन्होंने अधिसूचित किया था, लोधी जाति अतीत एवं वर्तमान परिदृश्य है, और क्रांतिवीर बनाम क्रिमिनल ट्राइब एक पुस्तक आई हुई है। मेरे शोध पत्र ज्यादा प्रकाशित हुए हैं। जी, तो शोध पत्र का भी कोई संग्रह आपका आया है क्या? जी, शोध पत्र जो आपके प्रकाशित हुए हैं, उसका कोई कलेक्शन या उसका कोई संग्रह प्रकाशित हुआ है क्या? संग्रह प्रकाशित तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने बायोडाटा में उन सारे पत्रों का जिक्र किया है, मैंने आपको भेजा हुआ है। वो सारे पत्र उसमें दिए हुए हैं। वो विमुक्त जातियों पे ज्यादा है, अन्य पिछड़ी जाति पर है, जिसमें आप उसके संपादक थे। एक दौर में ओबीसी पे एक अंक निकाला था आपने, आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग, वो था। हाँ, वो था। उसमें मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आपने किया था।
हाँ, मैंने संपादित किया था। असल में वो रमनिका फाउंडेशन से निकलने वाला हाँ युगदर्शन आम जी। आदमी एक पत्रिका है, तो उसका विशेषांक मैंने हाँ संपादित निकल। किया था, हाँ क्योंकि तो काफी उसमें बड़ा था मेरा और आर्टिकल। वो 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। उसमें आपका जी। आर्टिकल लिया गया। हाँ वो भी इसी पर था वो मेरा आर्टिकल। तो वैसे तो विमुक्त जनजाति के बारे में हम आपसे अलग से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अ, आपने शोध किया उस सब्जेक्ट में और जी। उसी सब्जेक्ट में आपने काम भी किया, तो जी। और भी सब्जेक्ट लिया जा सकता था, तो यही सब्जेक्ट लेने का क्या कारण? इसकी वजह ये थी कि मेरे दिमाग में शुरुआत से ये चीज़ चल रही थी कि मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, हुँ, वो ये थी कि हमारा एक मकान बड़ा खंडहर के रूप में तब्दील है, बहुत ही ज़्यादा। हुँ। तो जब बचपन से ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया। हाँ, सुनाई दे रहा हूँ मैं? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो बचपन से ये जिज्ञासा थी जो मैं अपनी दादी से पूछता था, वो विडो थी, बाबा को तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो खंडहरों के बारे में हम लोग पूछते थे जब बच्चे थे कि आखिर ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि गोरों ने हमारे मकान को तोड़ दिया था, गाँव को पूरा जला दिया था, हमारे कुछ पूर्वज हैं उसमें शहीद भी हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे घर में आ चुकी हैं, वहाँ से झांसी से पलायन करने के बाद तात्या टोपे एक रणनीति बनाने के लिए भी हमारे बाबा लोगों के साथ रहे हैं 1857 में। तो हम बहुत बचपन हमारा एक गरीबी से गुजरा हुआ था, क्योंकि हमारी सारी हुँ, ज़मीन अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा में कर ली थी। और डिस्ट्रिक्ट में ही एक गुरुदेव महाराज कहलाते हैं, ब्राह्मण हैं, उनको उन्होंने दे दी थी। हमारी करीब 739 बीघे ज़मीन थी, हमारे पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं बची हुई थी। तो हुँ, इस तरह से मेरी स्वाभाविक जिज्ञासा ये थी कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि हमको एक आपराधिक छवि के रूप में आज भी देखा जाता है कुछ जातियों को। और जब मंडल कमीशन आया तो मुझे लगा कि शायद इसमें हम लोगों की वंचना हो रही है। एक्चुअली हम ओबीसी से एक भिन्न एक वर्ग हैं। जैसे कि जब मैं बड़ा हुआ तो देखा कि जो क्राइम नहीं करते हैं, कुछ बदिया है, कंजर है, शांसी, सहारिया, खटीक, पासी, ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो समाज की दृष्टि में आपराधिक हैं, शासन की दृष्टि में आपराधिक हैं। लोधा, गुर्जर, केवट, मल्लाह, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अपराध नहीं भी करते हैं तो उनको शांसी गिरोह कह दिया जाता है, बावरिया गिरोह कह दिया जाता है। अभी इसी चीज को मैं सोचता था कि ये कह दिया जाए कि किसी ब्राह्मण ने कोई अपराध किया है, ब्राह्मण गिरोह है या ब्राह्मण ने ये अपराध किया है, तो सारे हिंदुस्तान में बवाल हो सकता है। लेकिन हम लोगों को अपराध ना भी करें तो उनको जन्मजात अपराधी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको बाई बर्थ क्रिमिनल ट्राइब ही सूचित कर दिया था। और उसके पीछे मान्यता ये थी कि उस दौर के लॉ एंड ऑर्डर के जो सदस्य थे, टीबी स्टीफेन, उन्होंने ब्रिटेन की काउंसिल में ये वक्तव्य दिया था कि भारत की मुख्य विशेषता है जातिगत व्यवसाय। जैसे बढ़ई लड़का हमेशा वो बढ़ईगिरी ही करेगा, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर होगा तो उसका व्यवसाय निश्चित रूप से बढ़ईगिरी होगा। इसी तरह से कुछ जातियां यहाँ पे जनजातियां हैं, वो जनजातियां कहते थे, भारत में ही कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो आदिकाल से इनका पेशा अपराध करना ही रहा है, और ये अपराधी ही रहेंगे जब तक कि इनका समूल नाश न कर दिया जाए, ठगों की तरह, जिसे ठगों का नाश कर दिया था। और यही इनकी जाति है, यही इनका पेशा है, बल्कि मैं कहता हूँ कि यही इनका धर्म है। और जब तक इनका नाश नहीं किया जाएगा तो भारत में शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपराधिक जातियां ही हैं, जनजाति आपराधिक जनजातियां हैं ये। तो इन्होंने एक यो कानून बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। उसके पीछे भी कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। और एक प्रचार प्रसार ये हुआ था भारत में कि जो भी जुल्म ज्यादतियां हुई यहाँ के लोगों के ऊपर, वो एक्चुअली कंपनी का भ्रष्टाचार था, कंपनी की ज्यादतियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन रानी विक्टोरिया है वो बहुत सरल हृदय हैं, उदार हृदया हैं, उन्होंने सभी को माफ कर दिया था कि जो माफी मांग लेंगे जो लोग, उनको माफ कर दिया जाएगा। जीविका के लिए, आजीविका के लिए जमीनें भी वापस की जाएंगी, ये सब किया था। लेकिन उसमें
उन्होंने देखा कि कुछ समुदाय ऐसे हैं कि अपराध अभी कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, हमारे सैनिकों पे अटैक कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी पे अटैक कर रहे हैं, आवास पे कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने पाया कि कुछ जातियां हैं जो ना सरेंडर करती हैं, ना माफी मांगती हैं, और वो लगातार हमारे खिलाफ ये विद्रोह कर रही हैं। तो 1871 से उन्होंने इन लोगों की पहचान के लिए जातिवार जनगणना की शुरुआत 1871 से की, और इन जातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। और इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो है जो मेजर क्रिमिनल हैं, स्थिरवासी, जो एक जगह रहते थे, और जैसे आपके लोधा, गुर्जर, केवट, मल्लाह, पासी, खटीक, और ये तमाम तरह के जो जन समुदाय थे, एक स्थान पर रहने वाले थे, ये मेजर क्रिमिनल के रूप में थे, क्योंकि ये सीधे अटैक करते थे। इनकी अपनी सेनाएं थी, अपनी छोटी छोटी रियासतें थी, तो इनको ऐसे करना ही था। दूसरे घुमंतू जनजातियां भी थी। वो घुमंतू जनजातियां एक तो बाई पैशन घुमंतू थे, मतलब कल्चर से, संस्कृति से घुमंतू थे, और दूसरे ये थे कि 1871 के बाद, 1857 के बाद इनमें से बहुत से लोग जिनकी जमीनें छीन ली गई, गांव से उजाड़ दिए गए, भगा दिए गए, तो वो भी घुमंतू बन गए थे। तो वो लोग भी डिस्टर्ब करते थे अंग्रेजों को। वो करते, देशी रियासत में अपनी रियासत के प्रति वो बहुत ही ज्यादा वफादार थे। किसी तरह का कोई अपराध वो अपनी देशी रियासतों के अंतर्गत या गांव के अंतर्गत आसपास कहीं नहीं करते थे। वो अटैक सीधे करते थे जहां ब्रिटिश इंडिया में करते थे, जहां उनका रूल था, जहां उनका शासन था। और देशी रियासत के राजा तो उनको एक नेक चाल चलन का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन अंग्रेज उनको ऐसा नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ ही इस तरह का विद्रोह करते थे। और उन घुमंतू जनजातियों के पास या क्रिमिनल ट्राइब्स के पास खोने के लिए अब कुछ था ही नहीं। जमीन जायदाद बची नहीं थी, घर मकान सब जमींदोज कर दिए गए थे, तो उनके पास खोने के अलावा कुछ था ही नहीं। वो यही था कि जान हथेली में रख के उनके ऊपर एक गुरिल्ला स्टाइल में एक अटैक करते ही थे, आक्रमण करते थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब ब्रिटिश हुकूमत को एक आवश्यकता हुई, उस समय एक संभावित युद्ध होने जा रहा था अफगानिस्तान से, ये शायद द्वितीय युद्ध था, तो उनको भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी। अंग्रेज तो सब आए नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर जितने भी सैनिक थे वो भारतीय ही थे, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में रहे हों या फिर बाद में जब महारानी विक्टोरिया ने शासन अपने हाथ में लिया, वो सब के सब लगभग 80% तक सैनिक ही थे। इन्हीं के जरिए इन्होंने इनका वध भी करवाया है। और 1857 के बारे में तो कहते हैं, मैंने वो पेपर देखा तो नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट लिखता है और चित्र प्रकाशित करता है कि बड़ी हृदय विदारक वो घटनाएं थी कि राजमार्गों पर कोई भी पेड़ ऐसा बाकी नहीं था, वृक्ष बाकी नहीं था जिस पर लाशें न लटकी हुई हों। यहाँ तक कि महिलाओं को भी मार डाला गया था, और उनके सीने से चिपके हुए बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे, कुछ जानवर खा गए, कुछ खा गए। तो ये विचार दिमाग में हमेशा आया कि देखिए, खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में काम करने वाली जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें अपर कास्ट के लोग काम नहीं करते थे, काम नहीं करते। काम करने वाले लोग यही आदिवासी लोग ही थे, जो उनकी संस्कृति थी, श्रम संस्कृति थी। उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, उनके पुरुष, उनके वृद्ध, उनके बालक, सभी के सभी। तो अंग्रेजों ने प्रतिशोध में जिसको भी पाया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इन श्रमिकों को पाया, इन किसानों को पाया, आदिवासियों को पाया, और प्रतिशोध में इनको फांसी लगाते चले गए। और कोई राजमार्ग ऐसा बकाया नहीं था। बावन इमली एक पेड़ कहलाता है, जिसमें उस समय ये ठाकुर दरियाब सिंह कहलाते थे, लोधा जात के थे, उनके पूरे परिवार को फांसी लगा दी गई, 52 लोगों को फांसी लगा दी गई थी। फतेहपुर में है, ऐसी कई जगह हैं। तो मेरे पूर्वजों को भी यहाँ पे, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े अंत तक, तो उनमें से बहुत से लोग मारे गए थे, शहीद हो गए। लेकिन इन समुदायों का इतिहास में कहीं वो नाम नहीं है कि एक गौरवमय स्थान नहीं मिला है, स्थान नहीं मिला है, कोई जरा भी नहीं मिला है। अभी भी पुलिस प्रशासन या समाज इनको आपराधिक नजरिए से देखता है। जैसे महाश्वेता देवी जी ने लिखा है, इन्होंने डीएनए पर बहुत काम किया था। इन्हें लगा कि वेस्ट बंगाल के लोधाओं को आजाद भारत में 79-80 की बात है, यहाँ पर कहीं 100 लोधा मिलता है, कहीं 39-49 मिलते हैं, कि मॉब लिंचिंग कर दी गई, और पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ एक्शन लिया, एफआईआर हुई। एक लोधा लड़की थी जो करीब 20 किलोमीटर साइकिल चला के जंगल से पढ़ने जाती, तो पहली लोधा लड़की, आदिवासी लड़की थी जो ग्रेजुएशन कर रही थी।
चलिए, इन्हें उसके प्रोफेसर ने इतना टॉर्चर किया इस तरह से कि अरे लोधा होके पढ़ेगी, ये क्रिमिनल लोग हैं, ये पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। तो अंत में वो साइकिल चला के आती और जाती थी, उसने आत्महत्या कर ली। इस पे भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खाना पूरी हुई और उसको क्लीन चिट दे दी गई प्रोफेसर को। तो ये जो आपराधिकता का कलंक है आज भी है। आए दिन पेपर में आता है जैसे कि कुचबंदिया या कुचबंद समाज को हमारे पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश में आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था। शायद ही कोई दिन बाकी हो कि कुचबंदिया कंजर समुदायों को पुलिस परेशान न करती हो। अगर उन्होंने अपनी मेहनत से 4 व्हीलर ले लिया है, 2 व्हीलर ले लिया है, तो वो कहते नहीं आपने डकैती डाली, आपने चोरी की है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आप इसको रखिए। मतलब एक आय का अतिरिक्त जरिया पुलिस के लिए हम लोग आज भी बने हुए हैं कि हम लोग आय के लिए एक अतिरिक्त जरिया है, इतना पैसा दीजिए तभी छोड़ेंगे, वरना जेल भेज देंगे। तो जेल वो जाते रहते हैं, जेल आते रहते हैं, बिना किसी क्राइम के आते जाते रहते हैं, अपराध नहीं करते हैं। जैसे ये एक फील्ड सर्वे के दौरान एक लड़के को ये पता ही नहीं था कि देशद्रोह क्या होता है, कुछ बंदिया समाज का ही था। तो उन्होंने कहा साहब मैं अपना जंगल से शहद निकाल के लाया, मधु, और उसको बेचा। और बेचने के बाद मैंने नोट लिया 500 रुपए का, उस समय का नोट किसी ने दिया। और जब मैं अपना घरेलू सामान खरीदने के लिए, आटा दाल चावल लेने के लिए दुकान पे गया, उसने पुलिस को बुला लिया, किसी को भेज के। उस समय टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं और मुझे मालूम ही नहीं था, पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। उन कुचबंदिया समाज के लोगों ने बताया उस घटना को लेके, सारे उनके जितनी झुग्गी झोपड़ी थे सबको तोड़ दिया, उनके पास जो भी थोड़े बहुत चांदी के जेवरात थे उनको भी लूट लिया, सारा ये सब कर दिया और देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। और वो आज तक मतलब झेल रहा है उस मुकदमे को। जज को ये मालूम है कि ये निर्दोष है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर सकता कि हम निर्दोष है, कोई इनके पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं है। तो कोर्ट की ये इतनी कृपा है केवल कि उनको अभी केस पे केस चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनको सजा नहीं हुई है। तो क्योंकि जज को तो मालूम है कि भाई ये निर्दोष लोग हैं, लेकिन अब प्रूफ नहीं कर सकते अपने कि हम निर्दोष हैं। तो इस तरह से मेरी एक अब रुचि स्वाभाविक रूप से जागृत हो गई। अब भारत सरकार, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन भारत की जो विमुक्त जनजातियां हैं, इसमें स्थिरवासी भी हैं और घुमंतु भी हैं, इनको वास्तविक आजादी जो पेपर पर मिली है, सरकारी कागजात पर मिली है, वो 31 अगस्त 1952, 5 वर्ष 16 दिन बाद हमको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में, जिसमें नोटिफाइड किया गया था, हमको डिनोटिफाइड कर दिया गया। तब से हम डिनोटिफाइड ट्राइब कहलाने जाने लगे। मतलब क्रिमिनल ट्राइब का जो कलंक था पेपर पर तो हट गया। फिर हम डिनोटिफाइड ट्राइब या हिंदी में जिसको विमुक्त जनजाति कहते हैं, तो हमको वो विमुक्त जाति कहलाने लगे हम लोग। जी, मैं कुछ पूछने जानना वाले? चाह रहा हूँ आपसे कि इस समय आप 2 जातियों का उल्लेख कर रहे हैं। एक तो जी घुमंतु जाति की बात आप कर रहे हैं, दूसरा आप विमुक्त जाति की बात कर रहे हैं। तो मैं जी इसमें अंतर नहीं कर पा कि दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या अंतर है, विमुक्त जाति क्या है और घुमंतु जाति क्या है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था, उसमें एक स्थान पर रहने वाली जातियां भी थीं और घूमने फिरने वाली जातियां जो संस्कृति से घूमते ही फिरते रहते थे। या वो बंदर का नाच दिखाते थे, वो सांप का नाच दिखाते थे, वो मदारी थे, वो कलंदर थे, या आदिवासी थे जो जिनकी आजीविका वन उपज पर चलती थी। तो अंग्रेजों ने उनको भी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये इनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में वो पेशे वर्जित थे। जैसे मंकी चार्मिंग है, या आपका स्नेक चार्मिंग है, या इस तरह के दूसरे जो बैगिंग है, इस सब को ब्रिटेन के समाज में थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था। और इसके अलावा इनके जो संबंध थे स्थिरवासी जातियों के साथ, वो बड़े सामाजिक संबंध थे, बड़े मधुर संबंध थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग थे। उस समय कोई विभेद नहीं था, शादी विवाह में एक दूसरे के लोगों के साथ शामिल होते थे। और चूंकि भारत समृद्ध था, तो उनके इन व्यवसायों के आधार पर उनको भी पर्याप्त इनाम मिलता था, बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। तो वो खेती हुँ, बाड़ी करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं थे, क्योंकि उनकी आजीविका उनसे सम्मानजनक तरीके से चलती भी थी और आपसी संबंध भी बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की मुसीबत में काम भी आते थे ये लोग।
तो अंग्रेजों ने ये किया कि जो विद्रोही थे स्थिरवासी जातियां थी, जैसे मारवाड़ कमेटी है आपकी तमिलनाडु की, आपको जान के एक सुखद अनुभूति होगी कि आज की तारीख में वो क्रिमिनल ट्राइब का स्टिग्मा लिए घूम तो रहे हैं, विमुक्त जनजाति है वो उनको आपराधिक जनजाति माना जाता है, लेकिन आजाद हिंद फौज में 40,000 सैनिक केवल उस जाति के थे, मारवाड़ कम्युनिटी के थे। हाँ, इसी तरह से ये आपके उत्तर भारत के गुर्जर थे, जिनको गुर्जर उस समय कहते थे, लोधा थे, केवट थे, मल्लाय थे, ये तमाम जातियां थी। ये खटीक और पासी ये बड़ी एग्रेसिव जातियां थी, इनकी अपनी रियासतें थे। अवध क्षेत्र में पासियों का बहुत बड़ा दबदबा था, अंग्रेज बड़े घबराते थे इन लोगों से। तो इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में ये प्रावधान कर दिए कि आपको 4 बार हाजिरी थाने में देनी है, रात में आना है, कहीं जाना है तो आपको पास लेके जाना पड़ेगा। साथ में पुलिस भी जाती थी, हमने बचपन में देखा कि पुलिस साथ में जाती थी। तो इस तरह से इनका उत्पीड़न बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद केवल 1952 में जो रिपील हो गया, वो अधिनियम खत्म कर दिया गया, तो पेपरों में हमको आजादी मिल गई। तब से हम हर साल 31 अगस्त को अपना आजादी का पर्व मनाते हैं सारी जातियां लोग। अभी 31 अगस्त आने वाला है तो हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब तो सरकारों ने भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार मनाया, कई मध्य प्रदेश सरकार भी 2-3 साल से मना रही है। बहुत से इनकी उत्थान के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं ये हैं कि इनको विमुक्त जनजाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, तो वो योजनाओं का लाभ है हमको क्लब कर दिया गया है अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ, और विमुक्त जनजातियों को भी क्लब कर दिया गया। अब ये है कि अगर एक समुदाय का कोई आवेदक नहीं मिलता है, व्यक्ति नहीं मिलता, तो उसका फंड, उसकी सुविधा, उसका रिजर्वेशन वो SC/ST को ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप। तो उसमें जो ताकतवर जातियां हैं, सक्षम जातियां हैं, वो उसका लाभ ले जाती हैं। ये दाते कमीशन ने एक रिकमेंडेशन बड़ी अच्छी की, जो आजकल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ, वर्डिक्ट आया हुआ है कि SC/ST के कोटे का उप वर्गीकरण होना चाहिए। ये तो हमने 2017 में कह दिया था हमारे आयोग ने, जिसका मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, कि कोटे का उप विभाजन होना बहुत जरूरी है। हम लोग बेशक कुछ लोग SC में भी हैं, कुछ ST में, कुछ जनरल में है, कुछ OBC में हम लोग हैं, लेकिन रिजर्वेशन में होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिलता। जो नहीं है रिजर्वेशन में, वो इतने ज्यादा गए गुजरे हैं कि कभी कोई अपनी डिमांड नहीं कर पाए, वो बेचारे जनरल में हैं। ये समझ, आप मतलब चाहें ऐसे मुझे लोग समय देंगे तो आप ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग काफी संख्या में हैं जो कि ना तो SC की लिस्ट में है, ना ST की लिस्ट में है, ना OBC की लिस्ट में है। हाँ, वैसे मंडल आयोग में बंजारा को OBC की लिस्ट में रखा है, बंजारा जाति को। तो बंजारा जो है इससे अलग है। नहीं, बंजारा इसी घुमंतू जाति में है, इनके ऊपर भी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था। OBC में शामिल होना अलग बात है, हम भी शामिल हैं, लोधा भी OBC में शामिल है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में ये शेड्यूल ट्राइब में शामिल है, बिहार और झारखंड में भी क्रिमिनल ट्राइब के रूप में थे। हाँ, तो अब वो किसान रूप में जाने लगे हैं शेड्यूल ट्राइब में। तो एक जो एनोमली है ये भी है कि कहीं हम SC में, कहीं ST में, कहीं OBC में, कहीं जनरल में है। लेकिन अगर हम SC/ST OBC में है भी, तो हम कंपटीशन में कहीं टिक ही नहीं पाते हैं, उसका कोई लाभ ही नहीं मिलता हमको सुविधाओं का, क्योंकि ये व्यवस्था पहले से कर दी गई है कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो वो फंड, वो सुविधा, वो रिजर्वेशन अपने आप वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो सक्षम जातियां जो हैं SC की और ST की और OBC की, वो सारा कोटा एडजस्ट कर जाती हैं। तो इसमें हमारे कमीशन ने एक रिकमेंडेशन की थी कि हमको हमारी आबादी के अनुपात में एक उप वर्गीकृत कर दिया जाए, वर्गीकरण कर दिया जाए कि अगर हम मान लीजिए कि OBC में 10% है, 27% रिजर्वेशन है, 10% विमुक्त जनजातियों के लिए अलग कर दिया जाए। इसी तरह SC में कर दिया जाए और ST में भी कर दिया जाए, तब तो हमको लाभ मिलेगा। अदरवाइज हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। केवल हम उनकी संख्या बढ़ाएंगे उस वर्ग की, और संख्या के आधार पर रिजर्वेशन का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमको मिला कुछ भी नहीं, मिलेगा भी कुछ भी नहीं। ये तो सरकारी स्तर की बात हो गई। इसके अलावा हम इनकम का जरिया अलग से पुलिस प्रशासन के लिए बने हुए हैं। यद्यपि हमारा ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट या आपराधिक जनजाति अधिनियम 1952 में भारत सरकार ने समाप्त कर दिया था, लेकिन महाश्वेता देवी जी की जो पीड़ा है, उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में कि इसकी जगह पे हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लागू कर दिया उसी साल भारत सरकार ने, उसी साल, और अन्य राज्य सरकारों ने। तो इसमें क्या हुआ, केवल उस अधिनियम का नाम बदल गया,
आपराधिक जनजाति अधिनियम की जगह वो हो गया आदतन अपराधी जनजाति हम लोग हो गए कि हम आदतन अपराधी ही हैं। तो इस तरह से पुलिस को एक लाइसेंस मिल गया हमको उत्पीड़ित करने का। उस एक्ट की आड़ में बहुत से राज्य सरकारों ने उस हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को भी समाप्त कर दिया है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं, निश्चित कर रही हैं, लेकिन जितनी इसमें गति आनी चाहिए वो बिल्कुल कतई नहीं आ पा रही। हम 20 करोड़ लोग भारत में हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं उप वर्गीकरण हो और हमको हमें हमारा कुछ हिस्सा तो मिल जाए। ये मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा। इसमें एक प्रश्न जो है आ रहा है लगातार कि उप वर्गीकरण अगर होगा, मान लीजिए कि किसी पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट नहीं होंगे तो उसका फायदा कैसे उठा पाएंगे? ये एक समस्या जो है वो चल रही है। नहीं, किसी आशंका के आधार पर चला जाएगा, किसी आशंका के आधार पर आप मतलब एक बेहतर प्रयास पर विराम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, माना कि वो 10 लोग ग्रेजुएट है, हम में एक ही ग्रेजुएट है, आज मिल जाएगा आपको, आज मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलने जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो ब्रिटेन की काउंसिल में पास हुआ था 1919, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया गया था, वो काउंसिल के लिए था, सेंट्रल असेंबली के लिए और स्टेट असेंबली के लिए, इस तरह से समझा जा सकता है, जो वर्तमान में विधान परिषद और विधानसभा ऐसे आप समझ सकते हैं। उसमें ये था कि भारतीयों को वयस्क मताधिकार दिया जाए, लेकिन उनका एक अर्हता निश्चित कर दी गई थी कि इनके पास जमीन होनी चाहिए, इनके पास शिक्षा होनी चाहिए। वो दोनों चीजें हमारे पास नहीं थी, क्योंकि जमीनें तो पहले ही छीन ली थी, शिक्षा भी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम क्रिमिनल टाइप नोटिफाई कर दिए गए थे, हम तो दर बदर भटक ही रहे थे, ये विमुक्त जातियां। तो हमें कैसे मतलब काउंसिल में जगह मिलेगी? जगह नहीं मिल सकती है। तो एक व्यवस्था ये कि चलो इनका मनोनयन किया जाए, इनको नॉमिनेट कर दिया जाए और इनको डिप्रेस क्लास में पहले नंबर पर क्रिमिनल टाइप, दूसरे मतलब आपराधिक जनजाति, दूसरे नंबर पर घुमंतू जनजाति और आपके वनवासी फॉरेस्ट ट्राइब और अन्य ट्राइब, ये ट्राइब और अनटचेबल हिंदू, अस्पृश्य हिंदू। तो हम लोगों को रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया गया, वो दिया गया ब्रिटिश सरकार ने 1919 में। अपराध भी मतलब ये कि उन्होंने उत्पीड़न भी किया था और हमको बाद में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए या भारत के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उनका जो भी नजरिया रहा हो, उन्होंने हमको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया था। 10 साल बाद उस कानून की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया कि इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ा और कितना बुरा प्रभाव पड़ा या क्या इतना अच्छाइयां, वो आया। तब तक मतलब एक वर्ग तैयार हो गया था। उन्होंने कहा कि इसमें टचेबल हिंदू अनटचेबल को बिल्कुल विभाजित कर दिया जाए, इसमें केवल अनटचेबल हिंदू जो है, अनटचेबल लोग हैं, उनको ही डिप्रेस क्लास में रखा जाए और बाकी जो क्रिमिनल ट्राइब हैं, जो वांडरिंग ट्राइब हैं, वनवासी हैं और जो भी इस तरह के हैं या सछूत हिंदू हैं जिनको आज पिछड़ी जातियां कहा जाता है, इनको डिप्रेस क्लास की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी को फिर बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, बाद में अनुसूचित जाति कहा गया। और उसमें जो अछूत जातियां थी वो कुछ तहसील और कुछ ब्लॉक में थी, पूरे जिले में भी नहीं थी, पूरे प्रदेश में भी नहीं थी। कोई एक जाति कहीं पे अनटचेबल थी तो दूसरे ब्लॉक में या दूसरी तहसील में वो सछूत जाति में मानी जाती थी, तो उनको सीमित जनपदों में, सीमित क्षेत्रों में, सीमित ब्लॉक में ही शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिलता था। फिर जो आपका SC ST अमेंडमेंट ऑर्डर एक्ट आया 1976 में, उसमें ये व्यवस्था की गई कि एरिया रेस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है, क्षेत्र प्रतिबंध, इसको हटा दिया जाए, इनको सारे प्रदेश में अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो 1976 से वो लाभ उनको मिलने लगा। और हमारे लिए वो कलंक जो था, ब्रिटिश भारत के किसी भी हिस्से में अगर क्रिमिनल ट्राइब का एक कलंक लग जाता था तो पूरे भारत में उनको क्रिमिनल ट्राइब के नजरिए से देखा जाता था, आज भी देखा जा रहा है। लेकिन यदि विमुक्त जनजाति का सर्टिफिकेट सरकारें, कुछ स्टेट की सरकारें दे रही हैं तो उनको सीमित जनपदों में दे रही हैं, सब जगह नहीं दे रही हैं।
इसीलिए उनकी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे लिए 1961 से आश्रम पद्धति विद्यालय चालू किए थे विमुक्त जनजातियों के बच्चों के लिए। वो फ्री एजुकेशन था, लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ फ्री थी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था तो उनको बच्चे भी नहीं मिलते थे एडमिशन के लिए। तो गवर्नमेंट ने बाद में ये किया कि सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए जनरल के लिए रिजर्वेशन कर दिया, जनरल के बच्चों के लिए कर दिया, ओबीसी के लिए बच्चों के लिए कर दिया। मतलब जो व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए थी उसको कानूनी जामा पहना दिया कि चलो इसमें आपका रिजर्वेशन 60% है, आपका 40% है, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं, पहले हमको सर्टिफिकेट तो दीजिए। हर जिले में विमुक्त जनजातियों के इतने बच्चे हैं कि आपकी सीटें खाली रह जाएंगी, बच्चे मिलेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया जा रहा है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैंने बहुत शासन के अधिकारियों से वार्ता की है। मैं खुद थोड़ा ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से ऊंचे पद पर भी रहा हूँ और सामाजिक कार्य की मेरी अभिरुचि भी है और मेरा संपर्क होता रहा है जनजातियों से भी, विमुक्त जनजातियों से और शासन के उच्च अधिकारियों से, मिनिस्टर्स वगैरह से। तो मैंने जो साइकोलॉजी रीड की है, जब विमुक्त जनजाति की बात आती है तो उनके माथे पे बल पड़ जाते हैं कि अरे कहाँ ये अपराधी जातियों की बात करने आ गए हैं। मतलब मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजी रीड करिए तो आपको पता चल जाएगा। अरे शास्त्री की बात करते हैं आप बाबा जी। क्यों नहीं बन पा रहा है जी, कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, शासनादेश तो हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ऊपर से लिखवा के लाइए। जहां शासनादेश है वहां भी जारी नहीं किया जा रहा। कितना आंदोलन लोग करेंगे? क्योंकि हमारी जो स्थिति है उसके बारे में मैं बता दूं कि ब्रिटिश पीरियड में सब तब भी हमारा इतना हौसला बुलंद था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, जमीन नहीं थी, पैसा नहीं था, घर नहीं था, मकान नहीं था, घूमने फिरने वाले लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे। हाँ, तो भी हम इतना हौसला बुलंद था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुरिल्ला स्टाइल में विद्रोह करते थे, चाहे रात में उनको मारना पड़े, चाहे जो अटैक। ये मतलब साहित्य में मिलती ही सारी चीजें। जैसे हमारे यहाँ मिलता है कि बेतवा और धसान के किनारे, धसान नदी के किनारों पर बसे लोधाओं ने खार खाए, लोधाओं ने मतलब ये कि स्वतंत्रता संग्राम में पराजित और खार खाए लोधाओं ने रात के अंधेरे में अंग्रेजों को लाठियों से मारना शुरू कर दिया। तो आज हमारी ये हिम्मत नहीं है कि शासन के अधिकारियों के सामने बोल सके कि हुजूर हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए। आज हमारे हौसले पस्त हो गए हैं आजाद भारत में। ब्रिटिश हुकूमत में हमारे हौसले पस्त नहीं थे, गरीब जरूर थे। हमारी दादी बताती है कि हमारे एक परिसर में एक, उसको खोड़ा कहते हैं बुंदेली में, जिसको खत्ती कहते हैं, कुआं नुमा होता, कुआं जैसा, उसमें गेहूं वगैरह भरा जाता है। तो उसमें महिलाएं नीचे उतर के जांत और चक्की चलाती थी कि आवाज ना अंग्रेजों को सुनाई दे जाए, ताकि बाहर आवाज ना आने पाए। मतलब 50 और 60 और 40 फुट नीचे आटा गेहूं पीसा जाता था, अनाज पीसा जाता था। तो ये था। इसके बाद भी हम विद्रोही थे। और अब तो ये हो गया है कि हम विद्रोह भी नहीं कर सकते। हम विद्रोह ना करने का कारण ये है कि हमारा इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अमुक सरकार नहीं रहेगी तो यहाँ पे एक भीषण उपद्रव हो जाएगा, आप मार दिए जाएंगे, आप कत्ल कर दिए जाएंगे, आप ऐसा कर दिया जाएगा, तमाम चीजें हैं। और इस पे तो मैं बहुत अच्छी तरह से लिखता हूँ, बहुत बेहतर लिखता हूँ कि हमारे निश्चित रूप से घुमंतु जनजातियों की स्थिति ये कि उनकी राजनीतिक कोई भागीदारी है ही नहीं। हम लोगों में तो फिर भी एमएलए एमपी कुछ हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, लेकिन कौन हो गए हैं, वो कितना काम करते हैं अपनी ही जाति के लिए कर लें, नहीं कर पाते। ये जो लोधी, कुछ लोग जो हैं, कुछ लोधी मतलब हैं जो कि ओबीसी में आते हैं और कुछ लोग राजपूत लिखते हैं, क्या ये आप जो लोधी बोल रहे हैं उनसे अलग हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जब इनका मान मर्दन होने लगा, तमाम जैसे यादव है अपने को क्षत्रिय कहते हैं, कुर्मी अपने को क्षत्रिय कहते हैं, लोधी अपने को राजपूत कहते हैं, तमाम ओबीसी की जातियां और वंचित जातियां हैं जो अपने को राजपूत कहने लगी हैं। उस कहने का कारण ये है, मेरा एक अभिन्न मित्र है जो ब्राह्मणों की बस्ती में बाहर से है, मेरे गांव से था, इलाहाबाद में उसने अपना मकान बनवाया, तो उसमें लिखा उसने गोस्वामी निवास, गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं, गोस्वामी निवास। हमने ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले यदि इनको पता चल जाए कि भाई मैं दलित हूं तो रहना मुश्किल कर देंगे, तो मैं गोस्वामी बन गया। तो अब राजपूत के पीछे ये है कि हम अपने सम्मान के लिए कि चलो कुछ नहीं मिलता है तो हम, भाई लड़ाकू कौम रही है,
हम तो लड़ने वाले रहे हैं, हम मोगलों से भी लड़े हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े हैं, योद्धा जाति तो रही ही है, ये तो प्रमाण है, ये साहित्य में भी मिलता है, इतिहास में भी मिलता है। तो जितनी भी योद्धा जातियां थी उनका छत्रीकरण भी बाद में किया गया था ब्राह्मणी साहित्य में। 8वीं शताब्दी में जो पुराण लिखे गए उसमें जाट, गुजर, लोधा, इन तमाम का चंद्रवंशी छत्री के रूप में, हालांकि वो छेपक है, ये बहुत प्राचीन छत्री नहीं है, वैदिक छत्री नहीं है, 8वीं-9वीं शताब्दी से इनका छत्रीकरण किया गया है, लेकिन क्षत्रियों ने छत्री कभी माना नहीं है, प्राचीन क्षत्रियों ने। हम कहते हैं कि हम राजपूत, हम कहते हैं कि भाई ऐसे हम तात्या टोपे के पोते हैं, कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है लोगों की सेहत पे। हम एक्चुअली ऐसा है कि वैदिक क्षत्रिय नहीं है, हमने राजपूत अपने सम्मान की बहाली के लिए राजपूत लिखना शुरू कर दिया है। हमारी एक महासभा बनी हुई थी जिसने 1924 या 1926 में ये तय किया हुआ था कि हम लोग राजपूत लिखेंगे। तो इसमें हाँ, तो ये राजपूत लिखने की परंपरा इस तरह से शुरू हुई है। मंडल कमीशन के दौर में, एक मंडल कमीशन के दौर में यही तो कहा जाता था, अरे भाई आप बैकवर्ड भी हो, यादव हो, बैकवर्ड भी हो, आप यादव क्षत्रिय भी कहते हो अपने आप को, गुजर अपने को राजपूत भी कहता है, और आप बैकवर्ड भी हो, क्या है? तो भाई हमारे उद्देश्य में फर्क नहीं है। पहले हमको ये लगता था कि शासन प्रशासन में भागीदारी केवल क्षत्रिय और राजपूतों की ही हो सकती है, तो हम राजपूत बनना चाहते थे। जब भारत का ये संविधान लागू हुआ कि भाई इसमें सबको भागीदारी मिलेगी, तो ब्राह्मणों ने एससी के सर्टिफिकेट हजारों की तादाद में बनवा के एससी बन गए, वो शासन प्रशासन में घुस गए। इसी तरह से ये हुआ है कि हमारे उद्देश्य में फर्क नहीं है। ये कहते हैं कि बाबा साहब ने मनु के संविधान को सर के बल खड़ा कर दिया है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुआ करता था, अब वो शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण हो गया है। तो हमारा उद्देश्य चाहे राजपूत हम लिखें या ना लिखें, तो उद्देश्य वही है कि हमको शासन प्रशासन में भी भागीदारी चाहिए और सामाजिक मान सम्मान चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये एक विमुख जनजाति है, उसको खंगार कहते हैं। खंगार खंगार बड़े दो सायसी जाति के लोग थे। तो एक देशी जैसे थे ग्वालियर के पास दतिया का राजा उनको नेक चाल चलन का सर्टिफिकेट देता कि बड़े हमारे निष्ठावान लोग हैं। लेकिन झांसी बगल में है, जब रानी लक्ष्मीबाई का पराभव हो गया, पराजित हो गई, उनकी हत्या हो गई, तो अंग्रेजों का शासन झांसी पे हो गया। लेकिन तो ब्रिटिश इंडिया यानी बगल के जगह में उनको क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, ब्रिटिश उनको क्रिमिनल ट्राइब कहते थे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप अपना सरनेम परिहार क्यों लिखते हैं, जबकि वृंदावन लाल वर्मा जो बहुत बड़े साहित्यकार हो चुके हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आपने परिहारों की सत्ता को छीना हुआ था, परिहारों को पराजित किया। परिहार राजपूत होते हैं, परिहार राजपूत होते हैं, तो तुमने पराजितों का एक सरनेम क्यों लगा लिया खंगारों ने, उन्हें तो आपने पराजित किया था। तो फिर वहां लोगों ने बताया खंगारों ने कि अंग्रेज हमको दिन रात परेशान कर देते क्रिमिनल ट्राइब होने के कारण उनकी नजर में। तो हमारे गांव के एक परिहार मुखिया थे ठाकुर, उन्होंने कहा कि देखिए एक उपाय मैं बताता हूं, जब भी आपसे पूछा जाए, अंग्रेज पुलिस परेशान करे, तो आप अपने को परिहार बताइए राजपूत। वो हमसे कंफर्म करेंगे, हम कह देंगे हाँ ठीक है वो हमारी बिरादरी के परिहार लोग हैं। और इस तरह से उनका बचाव हुआ। तो वो आज भी परिहार लिखते हैं, परिहार लिखते हैं अंग्रेज से बचाव के लिए। तो हो सकता है कि हम लोगों के साथ भी ये समस्या हुई हो, क्योंकि ये हो सकता है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और इसको डिटेल में तो अलग एपिसोड में बातचीत कर ही रहे हैं हम लोग, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और कौन सी किताबें हैं और किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आगे भविष्य में क्या करने का इरादा है, कोई आपने प्लान किया हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक हमारा अखिल भारतीय संगठन है विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद, इसका रजिस्ट्रेशन मुंबई में हुआ है। इसके संस्थापक हमारे पद्म श्री दादा इदाते हैं, वो भिक्खूराम जी इदाते कहते हैं। इन्होंने जो है पूरा जीवन बचपन से लेके अभी तक इन्हीं विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लगाया। वो विमुक्त घुमंतु जनजाति से है एक्चुअली वो, और वो बचपन उनका जो गुजरा है वो भिक्षा के माध्यम से आजीविका उनकी चलती थी, और दूरवा बेचते थे, दूरवा जो घास होती है इनकी बेचा करते थे। तो ये फिलहाल क्वालिफाइड लोग हैं, बी फार्मा की है, बाद में इनको अवसर मिला पढ़ने का, और ग्रेजुएट हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया पूरे भारत में विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लिए।
ये महाराष्ट्र में ये कमेटी में चेयरमैन रहे, विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए गठित हुई थी। इसके अलावा ये जो विमुक्त घुमंतु जनजाति आयोग हमारे लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, उसके चेयरपर्सन रहे, और विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास एवं कल्याण बोर्ड के भी चेयरमैन रहे ये, और नीति आयोग में हमारे लिए एक समिति बनी विमुक्त जातियों के लिए, उसके भी सदस्य हैं। ये हमारे इसके संस्थापक हैं, पद्मश्री का अवार्ड इनको मिला हुआ, सम्मान मिला हुआ है। तो इन्होंने जो अवधारणा दी, पहले हम लोग बताते नहीं थे कि हम विमुक्त जाति हैं। हमसे हमारा टीचर पूछता था, एक इंटरमीडिएट में जब मैं पढ़ता था, तो जब हाजिरी लगती थी, खड़े होकर हम हाजिरी देते, ब्रजेंद्र कुमार, यस सर, तो बोले आगे, तो मैं आगे कई बार बताया। तो मैं कहा सर लोधी, तो वो कहते थे लगते तो नहीं हो, तुम तो बड़े सीधे लगते हो। तो इस तरह की बात हो। तो हम लोग मतलब जब तक दादा इदाते ने उत्तर भारत का दौरा नहीं किया और ये भावना गौरव की नहीं भरी भाई, उन्होंने कहा कि देखिए विमुक्त जनजातियां जो हैं वो वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और जो घुमंतु जनजातियां वो भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षक हैं। उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि 1882 में 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा, लेकिन ये दबे नहीं, अंग्रेजों से डरे नहीं। तो साउथ अफ्रीका में एक वहां पे साल्वेशन आर्मी नाम से एक संगठन अंग्रेजों का काम करता था, जो कन्वर्जन का काम कराता था ईसाइयत में। वहां की जो जनजातियां थी साउथ अफ्रीका की, तो उनमें ईसाइयत में तब्दील कराने के लिए बहुत अच्छा वो काम करते थे उधर। तो एक विलियम बूथ टकर हुए, तो उनके ससुर साहब जो थे उधर काम करते थे साउथ अफ्रीका में, ये यहाँ पे सिविल सर्वेंट हुए, आईसीएस हुए। जब उन्होंने देखा कि ये क्रिमिनल ट्राइब जितने भी हैं, इनके ऊपर जितने भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाए, इनके बच्चों को 5 साल की उम्र से छीन लिया जाता है, कहीं कहीं राज्य में 12 साल की उम्र से सुधार के नाम से माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, लेकिन डर नहीं रहे हैं हमसे। और इस एक्ट के दंड के इतने क्रूर प्रावधान है, दुनिया में सबसे बड़े क्रूर प्रावधान थे, और ये लोग मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो साल्वेशन आर्मी की शुरुआत भारत में की। ये की इन्होंने 1882 में। इसके बाद ब्रिटेन में इनकी बड़ी तारीफ हुई कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए, जो भारत की आपराधिक जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सका, वो साल्वेशन आर्मी ने कर दिखाया। इन्होंने कुछ सेटलमेंट बनाई इनके लिए, कुछ इन्होंने कॉलोनियां बनाई, उसमें ये लोग इन लोगों को काम दिया गया, कुछ इन्होंने काम किए, ज्यादातर इनसे बेगारी करवाई, जैसे ये कहते हैं इनके बच्चों से, इनके महिलाओं से। क्या प्लान है आगे, क्योंकि क्या प्लान है, किताबें आने वाली हैं, इसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो संगठन हमारा है उसमें राष्ट्रीय बौद्धिक प्रकोष्ठ का मैं संयोजक हूँ। तो हम विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लिए सोशल वर्क तो हम कर ही रहे हैं, और हर राज्य सरकार से इनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि आपने ही दादा इदाते कमीशन का गठन किया हुआ था, राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु जनजाति आयोग, जिसने 20 सिफारिशें की थी, जिसमें कोटे का विभाजन भी था हमारे लिए, वर्गीकरण था, कि हम अगर आप इदाते कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कर देते हैं, हमारी तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का हुआ नहीं है। उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया था, बोर्ड के गठन के अलावा उन्होंने हर राज्य सरकार से जो रिकमेंडेशन थी उन बिंदुओं पर राय मांगी है, और हर मिनिस्ट्री से राय मांगी है, केंद्र की और आयोग से भी राय मांगी है। वो करीब की हमारे फेवर में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर उसका हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी यहाँ की बड़ी स्ट्रॉन्ग है साहब, यहाँ की जो नौकरशाही है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको बताएं कि उड़ीसा में, विमुक्त जनजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जनजाति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस समय, कि जो जनजाति एसटी में है उड़ीसा में, जो पड़ोसी राज्य है, सीमावर्ती राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पे उनको एसटी का सर्टिफिकेट ही नहीं वो मिलने देते हैं। उनके शादी संबंध परस्पर होते हैं, उनकी सम्मति शादी संबंध होते हैं, उनकी संस्कृति एक है, उनकी भाषा बोली सब कुछ एक है। 4-5 जो क्राइटेरिया है एसटी में आने के हैं, पृथक भौगोलिक पृथककरण हो, इनकी संस्कृति अलग हो, इनमें साइनेस हो, वो सारे के सारे अवलक्षणों से युक्त हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट बहुत से राज्यों में नहीं मिलता है। कोल जनजाति हमारे यहाँ की है,
कोल जनजाति को शेड्यूल ट्राइब का उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जब कोल विद्रोह हुआ था और जबकि रेलवे लाइन के उस पार मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है, उनको शेड्यूल ट्राइब माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको नहीं मानते हैं। ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं। वो मैंने जैसा महसूस किया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कोटा हड़प कर रहे हैं, इनफैक्ट वो नहीं चाहते, इनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है कि हमें अपने छोटे भाइयों को भी उनका हक दे देना चाहिए। अब हमें उनके हक पर डकैती नहीं डालनी चाहिए। वो डकैती का सिलसिला, आरक्षण भक्षण का सिलसिला बिल्कुल बाकायदा जारी है और ये जारी ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी जब तक कि इनके हम लोग दबाव नहीं बना पाते हैं, हम लोगों के पास इतनी मतलब कुवत नहीं है कि हम सरकारों पर इतना दबाव बना सकें जिस तरह से कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण कोटे से क्रीमी लेयर्ड हो चुके हैं, जो ताकतवर हो चुके हैं, वो तो तुरंत मतलब सड़कों पर बवाल कर देते हैं। वो अभी प्रधानमंत्री को घेर लिए कि कोटे का वर्गीकरण हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई, आपके हम भाई हैं, छोटे भाई हैं, हमने भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो आप कम से कम हमारे हक को, हम आपका शेयर तो नहीं चाह रहे हैं ना। हम इस पे काम करेंगे जो आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारा काम ये है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिला दें, इनको संवैधानिक अधिकार। समय की एक बाध्यता है, असल में हम लोग समय जो है ओवर होता जा रहा है इस एपिसोड के लिए, तो बाकी बातें हम और अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। मैं असल में जानना चाह रहा था कि क्या प्लान है आप लोगों का, कुछ किताबें आने वाली है या कुछ हो तो वो 2 शब्द में आप बताइए, फिर उसके बाद ये एपिसोड को खत्म करेंगे। नहीं, देखिए, मैंने 3 किताबों का, अपनी किताबों का जिक्र किया है। इसके अलावा भी किताबें हैं। जीएन देवी साहब की किताब है, उनकी रिपोर्ट है, जिन्होंने महाश्वेता देवी के साथ विमुक्त जनजातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। दादा इरादे की एक किताब है, उनकी भी किताबें वो भी हैं। तमाम ऐसी किताबें हैं। साउथ में जो किताबें लिखी गई दक्षिण भारत में, क्योंकि देखिए जो 1857 का जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, नॉर्थ इंडिया से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जो है वो विमुक्त जनजातियां, स्थिरवासी जातियां ज्यादा हैं जिनको किन्नर टाइप नोटिफाई किया गया था। 24% उत्तर प्रदेश में है और 2% जो है घुमंतु जातियां उत्तर प्रदेश में 26% है। मतलब 1/4 आबादी यहाँ पर विमुक्त घुमंतु जनजातियों की है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको SC ST का OBC का दर्जा नहीं मिला, विमुक्त जनजातियां हैं। आप यदि मुझे समय देना चाहें तो मैं 2-3 राज्यों का इरादे कमीशन की रिपोर्ट खोल के आपको बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में वो कौन सी जातियां। नेक्स्ट एपिसोड में उससे बातचीत करेंगे। तो हम किताबें लिख रहे हैं जी। हाँ, हमारी पुस्तकें और भी, एक हमारी पुस्तक और भी आने वाली है। विमुक्त जनजातियां, वो हिंदी में है, तो वर्तमान मैंने इंग्लिश में लिखी है। तो लोगों के सुझाव हमारे पास ये आए कि विमुक्त जनजातियां इंग्लिश नहीं जानती हैं, तो आपको ये हिंदी में लिखी जानी चाहिए थी। शोध ग्रंथ है मेरा, ICSSR ने जो मुझे सीनियर फेलोशिप अवार्ड की थी, तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी कि बहुत अच्छा साहित्य लिटरेचर है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि दोनों तरह की दुविधा थी कि हमारे लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं और अच्छा साहित्य हमारा फिलहाल हिंदी में उपलब्ध नहीं था, इसलिए। लेकिन मैंने उसका तर्जुमा भी किया है और एक नई किताब है, उसका वो किताब भी मेरी जल्दी आ जाएगी। वो जन जन तक पहुंचेगी, विमुक्त जनजातियों के पास, वो पढ़ेंगे। तो ये हमारी आगे की योजना है। और जो मेन बताया मेरा ये है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन विमुक्त जनजातियों को दिलाएं, जिसके ये वाकई हकदार है। जी, बिल्कुल सही है। और आपका ये प्रयास, हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी आप इस प्रयास में सफल हों और आप जो चाह रहे हैं वो आपको गवर्नमेंट दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोधी जी, आपने अपनी बात को रखा और अपने बारे में बताया इसके लिए। और भविष्य में भी हम कुछ मुद्दों को लेकर के आपसे बातचीत करते रहेंगे इन विमुक्त जनजातियों के बारे में। तो और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखा आपने। और अगले हफ्ते रविवार को हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को। मुझे ये पहला मौका दिया है आपने, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सभी दर्शकों का। और हम चाहते हैं कि भारत में समतामूलक समाज की स्थापना हो। आइए परम वैभव संपन्न राष्ट्र निर्माण के लिए हम विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय जोहार।